तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड LPP। एक सिंपल सी इसमें फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट्स, थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्वेंशन कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन को देख के होती है, ठीक। तो आप ये मान के चलिए कि इस टॉपिक का या इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का जो जन्म है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग वन दिस के अराउंड हुआ है, ठीक। बेसिकली ये टॉपिक जो था वो वॉर एक्टिविटीज को प्लान करने के लिए किया गया था, ठीक। इस वॉर एक्टिविटीज आपको बताइए क्या होनी है कि जो एनिमी है उसका तो डैमेज मैक्सिमम हो और अपना जो लॉस है वो क्या हो, मिनिमम। लिसन मी केयरफुली कि जो एनिमी है उसका तो हम डैमेज उसको ज्यादा करें और जो अपना लॉस हो वो क्या हो, कम से कम हो। इन एक्टिविटीज को फिर से देखिए, एनिमी का लॉस या डैमेज तो मैक्सिमम होना चाहिए और अपना जो लॉस है तो या अपनी कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और इधर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एनिमी का, ठीक। बट जैसे जैसे टाइम चलता गया तो इस टॉपिक को किस में लेके आया जाए, इकोनॉमिक्स में लेके आया जाए, यानी कमर्शियल एक्टिविटीज में इसको क्या यूज करने लगे, हम बनाने लगे, ठीक। और फिर इसके बाद ये टोटली टॉपिक किस में चला गया, कमर्शियल में चला गया। तो मेरा ये कहने का मतलब था बच्चे, ठीक, इसमें कि जो इनका बेसिकली इस टॉपिक का ओरिजिन था वो वार एक्टिविटीज के लिए किया गया था, टू मैक्सिमाइज लॉस ऑफ द एनिमी, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ आवर साइड। पहले ये टोटली वार एक्टिविटीज के लिए था, बाद में इसको कमर्शियल्स के साथ जोड़ दिया गया और इकोनॉमिक्स के साथ इसको जोड़ दिया गया, ठीक। और इसी टॉपिक के बदले ये थोड़े से हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं आपको, हालांकि कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। रशियन मैथमेटिशियन थे बच्चे 3, एल कंत्रोविच, नाम उनके थोड़े से ऐसे होते हैं बच्चे, ठीक। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे FL हिचकॉक, एंड थर्ड थे GB डंटिंग, एंड द फोर्थ थे कंत्रोविच कूपरमैन, ठीक। इनको नोबेल अवार्ड दिया गया था किसमें, 1974 में, ठीक, फॉर द वर्क ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग इन इकोनॉमिक्स। आपको पता है मैथ में तो नोबेल नहीं मिलता, ठीक है। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स में वर्क किया था इस टॉपिक के ऊपर। अब क्या है, सबसे पहले मैं इस चीज पे आता हूं, चलिए ये थोड़ा सा कुछ इसका हिस्टोरिकल फैक्ट था। सबसे पहले जिसमें एक्टिविटीज में आता हूं इसमें, दैट इज कॉल्ड लीनियर कंस्ट्रेंट्स, ठीक। व्हाट आई एम सेइंग, लीनियर कंस्ट्रेंट्स, ये क्या होते हैं बच्चे, किस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं, क्या इनकी वैल्यूज होती है, पहले तो इनको चेक करना है। तो थोड़ा सा देखिएगा कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं। सपोज कीजिए आई हैव अ सम ऑफ ₹350, पहले कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर रहा हूं, ठीक। मैं इसमें एक आइटम परचेज करना चाहता हूं जिसकी कॉस्ट क्या है, ₹20 है। सेकेंड आइटम परचेज करना चाहता हूं जिसकी कॉस्ट क्या है, ₹30 है। फिर से देख लीजिए बच्चे, एक इसको चेक कर लीजिए, मैं एक आइटम परचेज करना चाहता हूं, इसमें आइटम नंबर 1 जिसकी कॉस्ट ₹20 है एंड आइटम नंबर 2 जिसकी कॉस्ट कितनी है, ₹30 है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस कर सकते हैं। डिफरेंट चॉइसेस का मीनिंग समझिए बच्चे क्या है, कि मैं सीधा ही ऐसे करूं कि जो मेरे पास ये आइटम 1 है मैं इन्हीं को परचेज कर लूं और 17 आइटम ले लूं, तो इनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 17 × 20
कितना बन जाएगा बच्चे 340 और आइटम 2 0, यानी आइटम 2 लूं ही ना, जस्ट कौन सी ले लो, आइटम 1 ही चूज कर। दूसरा मेरे पास ये हो सकता है बच्चे कि मैं आइटम 1 लूं ही नहीं, 0 कर लूं। ओके, और क्या करूं, दूसरे वाली आइटम को क्या कर लो, चूज कर लो। अच्छा, यहां पे मेरे पास कितने रुपीस बच जाएंगे, 10 रुपीस, यानी पूरे रुपीस में यूटिलाइज नहीं करूंगा, 10 रुपीस मेरे पास रह जाए। ओके, दूसरा मेरे पास ये आया कि मैं इन आइटम्स को लूं, सेकंड नंबर आइटम को लूं और 11 आइटम्स चूज कर, तो ये कितना हो जाएगा 330। यहाँ पे मेरे पास 20 रुपीज सेव हो रहे हैं और यहाँ पे मेरे पास कितने रुपीज सेव हो रहे थे, बच रहे थे यार 20। अब बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि मैं फर्स्ट आइटम 5 ले लूं, 5 इंटू 20 तो क्या होएगा 100। दूसरी आइटम कितनी ले लूं 8, 8 इंटू 30 कितना हो गया 240, तो फिर मेरे पास कितने रुपीस बच रहे हैं 10 रुपीस। जस्ट एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, व्हाट इज कंस्ट्रेंट। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं पहले वाली आइटम 7 ले लूं, 7 इंटू 20 ये हो गया 140, और थर्ड वाली सेकंड वाली आइटम भी क्या ले लूं 7, सॉरी अब यहां पे मेरे पास कितने रुपीस बचे, 0। ठीक, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं, आपने उस चीज को नोटिस करना है कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस बनाई कि मैं परचेज करने का प्रोसेस ऐसे ऐसे रख लूं, तो किसी में मेरे पास कितने रुपीस बच रहे थे, किसी में मेरे पास कितने रुपीस बच रहे थे, बट जब मैंने लास्ट वाली परचेजिंग की तो मेरे पास कोई भी रुपीस नहीं आए। ठीक है, कोई भी रुपीस मेरे पास नहीं बचे। तो इस इन चीजों को जो ये मैं प्लानिंग कर रहा था कि किस कौन सी आइटम लूं, कौन सी आइटम लूं, कौन सी आइटम लूं, ठीक है, इसका मतलब आपके पास ये हो गया बच्चे, अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। ठीक, अब थोड़ा सा एक चीज और देखिए। अच्छा, एक आप और से सोचिए, अगर मैं ऐसा सोचने की कोशिश करता कि पहले वाली आइटम मैं 7 ले लूं 140 एंड दूसरे वाली आइटम में 8 ले लूं, तो इतने रुपीस तो आपके पास थे ही नहीं कि यू कैन परचेज दीज आइटम, ये तो ज्यादा हो रहा है ना। ठीक, तो इसका मतलब ये वाली ऑप्शन तो आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपके पास रुपीज ही कितने दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं 350 रुपीज दिए हुए। अब मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चे इस क्वेश्चन में, ठीक, अब मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूं कि मैंने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना। अब देखो हर एक क्वेश्चन में आप ऐसे कर करके थोड़ा देखो, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन इसमें ये हो जाएगा कि मैं सपोज कर लूंगा कि लेट द आइटम 1 इज रुपीज एक्स, कि आपने जो फर्स्ट आइटम है वो कितनी परचेज कर ली, एक्स परचेज कर ली। लेट द आइटम 2 द नंबर ऑफ आइटम बी वाई। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे बच्चे 20 इंटू एक्स प्लस 30 इंटू वाई इज लेस देन और इक्वल टू 350, और इसको मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में बच्चे कंस्ट्रेन बोलते हैं, एलपीपी। और अगर आप इसको 11th क्लास में स्टडी कर रहे होते तो आप इसको लीनियर इन इक्वेशन बोल रहे हो। समझ गए मेरी बात, किसी चीज को एक ऐसी कंडीशन में डाल देना कि यहां से हम इसकी डिफरेंट वैल्यू डिसाइड करें, तो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। अब आप इसको समझिएगा। ओके, 11th क्लास में आपने इन कंस्ट्रेंट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मेथड सीखा था, तो मैं फिर से उसी मेथड पे वापस आ रहा हूं, लेके आ रहा हूं आपको। वो ग्राफिकल मेथड क्या था हमारे पास, ठीक, तो उस ग्राफिकल मेथड में थोड़ा सा चलूंगा अभी, चेक कीजिए। सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं बच्चे। डायग्राम में हम मोस्टली कोशिश करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। अच्छा,
इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें ये इक्वालिटी का साइन होल्ड करना पड़ता है। तो पहले मैं x की वैल्यू क्या रखूंगा, देखिए x की वैल्यू क्या रखूंगा 0 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 35/3। फिर मैं y की वैल्यू क्या रखूंगा बच्चे 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35/2। ये 2 पॉइंट आप डेफिनेटली क्या रखिए, ध्यान में रखिए। चैप्टर बहुत इजी है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले x एक्सिस, देन y एक्सिस। 35/2, चलिए अगर मैं ये 3 के भी ले लूं, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18, ये 17.5 कहीं पे आएगा, मान लीजिए ये वाला पॉइंट हो गया। और अगर मैं इसको रखूं बच्चे तो ये 11 पॉइंट समथिंग आ गया, 3, 6, 9, 12, 11 पॉइंट समथिंग। अब जैसे हम लाइन ड्राउट करते थे तो बिल्कुल उस तरह से लाइन ड्राउट करनी है। इसका भी आपको एक रीजन बताऊंगा। तो ये हमने इस कंस्ट्रेन को डिफाइन कर, बच्चे नोट कीजिएगा, अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन है, जहां पे मैंने अभी डिस्क्राइब किया लेस देन और इक्वल टू का साइन है या ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, तो जिस लाइन को मैंने अभी ड्राउट किया ये सॉलिड लाइन है। और अगर यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन का सिंगल साइन होता तो फिर ये डॉटेड लाइन आती। डॉटेड मींस सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर नहीं होगा, और सॉलिड का मतलब है सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर होगा। अब आई थिंक आपने 11th में सीख लिया होगा, बट फिर भी बताने की कोशिश करूंगा कि अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा ग्राफिकल, बिकॉज ये कंस्ट्रेन है। तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरह से ड्राउट करते थे। मैं तो हमेशा ऐसा सिखाता था कि एक आप रेफरेंस पॉइंट लीजिए 0, 0, ओके। अब इस 0, 0 को अपनी कंस्ट्रेन में फिल कर लीजिए। जैसे ही आप 0, 0 को कंस्ट्रेन में फिल करेंगे तो आपकी कंस्ट्रेन आंसर दे रही है ट्रू। अब ट्रू का मतलब है कि जिस साइड में 0, 0 है उस साइड में आपका सॉल्यूशन होगा। तो मैं इसको शेड कर, इसका मतलब ये जो मैंने रेड ट्रायंगल बना दी बच्चे, क्या बना दी, रेड ट्रायंगल, इसमें आप कोई भी पॉइंट लीजिए, फिर से एक बार नोटिस कीजिए, इसमें आप कोई भी पॉइंट लीजिए, आइदर दिस 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 दिस, वो सारे के सारे आपकी इस कंस्ट्रेन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्या होगा, ये कंस्ट्रेंट्स क्या होगी, सेटिस्फाई होंगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की कंस्ट्रेंट्स के सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड भी की जा सकती हैं और आप इन कंस्ट्रेंट्स को कंस्ट्रक्ट भी करेंगे अगर क्वेश्चन की डिमांड हुई। तो आई होप कि आपको कंस्ट्रेंट्स का कॉन्सेप्ट पता लग गया होगा। ये बच्चे कंस्ट्रेंट्स का कॉन्सेप्ट वही है जो आपने कहां पे ड्राउट किया था। अच्छा एक चीज और देखिए, आपके माइंड में किसी के क्वेश्चन ये नहीं आया कि मैंने यहां ये वाला सॉल्यूशन क्यों नहीं लिया, एनीबॉडी? सर एक्स एंड वाई तो नंबर ऑफ आइटम्स है ना, वो नेगेटिव कैसे? यस, एक्स और वाई नंबर ऑफ आइटम्स है, और नंबर ऑफ आइटम की अगर हम बात करें तो वो जस्ट क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 के नीचे नहीं हो सकती। वेरी गुड, ओके। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में बच्चे सबसे पहला काम आपका यही होता है, हाउ टू ड्रा द ग्राफिकल पोर्शंस। तो आई होप कि मैं आपको कंस्ट्रेंट्स के बारे में बताने में सक्सेसफुल हुआ हूंगा कि व्हाट इज कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स आर द कंडीशंस व्हिच कैन सेटिस्फाई आवर प्रॉब्लम, ओके। तो ये इक्वेशन नहीं है बच्चे, ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन नहीं है, कंस्ट्रेंट्स। अभी मैं एक और कंस्ट्रेंट्स बनाता हूं, फिर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन। ये सारा आपने 11th में किया हुआ है, मेरे ख्याल में आपको कोई दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए। यस विनीत? सर अगर फॉल्स होता तो लाइन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन।
ठीक, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाती। अभी मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, तो आपको यहाँ पे टोटली इसका बताऊंगा। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, पहली कंस्ट्रेंट्स। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू कर गया मैं, लेस देन और इक्वल टू 1। और फिर मैंने थर्ड कंस्ट्रेंट्स लिखी, x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 8। इसमें आपको गिवन है x इज मोर देन 0 एंड y इज आल्सो मोर देन 0। तो हम इसमें जा रहे हैं। ठीक, तो चेक कीजिएगा हम किस तरह से इस क्वेश्चन को ड्राइव करें। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि मेक अ पॉइंट, x की वैल्यू 0 रखेंगे बच्चे तो y क्या आ जाएगा 2, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना होगी ये तो। नो सर। सेकेंड वन में अगर आप करेंगे x 0 तो y इज इक्वल टू -1, y 0 तो x इज इक्वल टू 1। थर्ड वाले केस में क्या होगा बच्चे, थर्ड वाले केस में होगा x 0 तो y इज इक्वल टू 4, और अगर हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 8। ओके, आई थिंक ये आपके पास क्वेश्चन का पार्ट हो गया पहला। अब मैं इसको डिफाइन करता हूं जैसे हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं अपने ग्राफिकल पोर्शन में। तो एक स्केल के साथ इनको डिफाइन करूंगा और फिर उसके बाद हम लीनियर प्रोग्रामिंग में चले। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट x एक्सिस, देन y एक्सिस। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो पहला पॉइंट ले रहा हूं 0 2 एंड 1 0। अच्छा, इनको अच्छी तरह से मार्क भी करना है आप। जब आप पॉइंट की बात करेंगे ना तो लिसन में केयरफुली, पॉइंट को साथ साथ में मार्क करना है। ये वाला पॉइंट क्या हुआ, इजी है बच्चे, आप सब ने ऑलरेडी किया हुआ है ये टॉपिक, मैं कुछ नया नहीं करवा रहा। बस एक इसमें नई चीज होगी जो अभी आपके पास डिस्कस होगी। दूसरा पॉइंट देखिए, 0 -1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, तो ये पॉइंट यहां पे आएगा। एंड दूसरा पॉइंट उसका क्या था 1 0, 1 0 यहां पे आया। तीसरा पॉइंट आ जाइए, तीसरा पॉइंट जो डिस्कस किया था हमने इसमें 0 4 एंड 8 0, 0 4 एंड 2 3 4 5 6 7 8, 8 0। ठीक, अब मैं सारी लाइंस को ड्रा आउट करूंगा विद द हेल्प ऑफ आवर स्केल। लीजिए बच्चे, तो फर्स्ट लाइन इज दिस, सेकंड इज this, and the third one is this. चेक कीजिए, सबसे पहले आपको ये ड्रा आउट करने हैं पॉइंट्स, और जहां जहां कॉर्नर पॉइंट है वो आपके पास डिस्कस इसी तरह से होता है। यस आशुतोष, सर यस बच्चे। इंटरसेक्शन क्यों हुआ सर? इंटरसेक्शन, ये सर वो लाइन कट क्यों हो गई? नहीं कट नहीं हुई बच्चे, वो तो कट होंगी होंगी, जब हम एक प्लेन में ड्रा आउट करेंगे तो डेफिनेटली लाइन तो कट होंगी होंगी, किसी ना किसी पॉइंट पे तो कट होंगी ना। अगर सिंगल प्लेन में हम कंस्ट्रेंट्स डाल रहे हैं तो वो डेफिनेटली कट होंगी किसी ना किसी पॉइंट पे। यस,
सर ये पॉइंट 0,2 नहीं होना था कौन से वाला बच्चे? सर, जो आपने y एक्सिस पे मेंशन किया है। अच्छा, लिखने में ये 0,2, ठीक है, अब ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या था? 0,4 था, गॉट इट। और ये वाला पॉइंट 80। अब मैं आपको ये बताने जा रहा था बच्चे, हाउ वी कैन फाइंड आउट फिजिबल सॉल्यूशन। आपके पास ना 2 टाइप्स के सॉल्यूशन पॉसिबल थे, अगर 11th में भी देखिए। फर्स्ट इज फिजिबल, अनदर इज इनफिजिबल। फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशंस ये हमारे पास अवेलेबल थे, जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे। फिर से चेक कर लीजिए, फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशंस हमारे पास यहाँ पे क्या थे, अवेलेबल थे, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे, ये चेक कीजिए, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो लाइन थी ये वाली थी। तो आई वांट टू चेक इसका सोल्यूशन किस साइड में होगा। बड़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे। आप क्या कीजिए, एक रेफरेंस पॉइंट लीजिए, ये रहा 0 0, पुट द वैल्यू 0 प्लस 0। अभी जिन कैंडिडेट को नहीं पता था वो ध्यान से देखिए, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। बताइए ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? एवरीवन? सर फॉल्स। फॉल्स होगा। वेरी गुड। अगर ये फॉल्स होगा बच्चे, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सोल्यूशन है वो 0 0 की साइड नहीं हो सकता, 0 0 से अपोजिट साइड में, बस। सिमिलरली अब आप आइए, ये आपके पास सेकंड लाइन ये वाली, तो मैं इसमें 0 0 पुट अप करके देखता हूं, 0 माइनस 0 लेस देन 1। बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। तो ट्रू होने का मतलब है बच्चे, आपका सोल्यूशन 0 0 की तरफ होगा, जिस तरफ 0 0। और अगर ये फॉल्स हुआ तो अपोजिट टू 0 0। नाउ द थर्ड वन लाइन ये रही। अब इसमें आप 0 0 फिल कीजिए, ये भी ट्रू है। तो ये क्या बताता है बच्चे कि आपका सोल्यूशन फिर से किस तरफ होगा, 0 0 की तरफ होगा। ठीक। अब आपने बाय कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स, आपने ये डिसाइड करना है कि आपका एक्चुअली सोल्यूशन कहां पे लाई कर। तो चेक करिए, अगर मैं सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखूं तो ये मेरा क्या हो गया, फिजिबल रीजन हो गया, कंसिडरिंग ऑल द कंस्ट्रेंट्स। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? सर सर ये जरूरी है कि हमें सभी लाइंस का एक ही रेफरेंस पॉइंट लेना होता है? नहीं नहीं, आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लेके कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। देखो एक लाइन के 2 ही एंड होते हैं, मतलब अगर ए और बी, तो आप उसके किसी भी साइड में पॉइंट ले लीजिए, अगर वो ट्रू है तो उस साइड सोल्यूशन होगा, अगर फॉल्स है तो उसके अपोजिट। तो 0 0 तो इजी हो जाता है ना, कि जब आप इसमें फिल अप करेंगे तो कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होती। अदरवाइज आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। ओके। अब एक चीज नोट करनी है बच्चे आप सब ने, जब आप इस पॉइंट पे पहुंच गए तो ये आपका फिजिबल रीजन हो गया, तो आपको सारे कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू चाहिए होगी, 1 2 3। देखिए ये तो आपने को ग्राफ ने प्रोवाइड कर दिए, और एक पॉइंट और रह गया, 4th। वैसे तो ये भी ग्राफ से हो सकता है, बट कई बार फ्रैक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा सजेशन आप सबसे ये है कि जब आप इस क्वेश्चन को करें तो आप चेक कर लीजिए ये कौन कौन सी इक्वेशन हो रही। तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इंटरसेक्ट हो रही। तो यहां से x और y की वैल्यू वैसे सॉल्व कर, क्योंकि अगर ये इंटीजर हुआ तो आपको ग्राफ में दिख जाएगा, बट अगर ये नॉन इंटीजर हुआ तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, और यकीन जानिए कि अगर आपने इसके नाम सुनिए, इसका फर्स्ट नाम है फिजिबल, दूसरा नाम है बाउंडेड। क्या है? बाउंडेड। तो अगर आपका सॉल्यूशन फिजिबल है और बाउंडेड है, फिर ही हम उस पे एलपीपी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। अब सपोज करो
आपका क्वेश्चन ये होता है, वैसे तो ये सिलेबस में से कट गया है, कि मान लीजिए आपका सोल्यूशन ये वाला हो जाता है, ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूं बच्चे, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है हमारे, तो फिर इस पोर्शन को हम बोलते हैं अनबाउंडेड और इनफिजिबल। तो इस केस में कई बार वैल्यूज को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है। गॉट माई प्रॉब्लम्स? तो सबसे Yes. पहले कंस्ट्रेंट्स को ग्राफ पे कैसे लेके आना है, ग्राफ पे लेके आने के बाद उनके कॉर्नर पॉइंट्स को कैसे फाइंड आउट करना है, और एलपीपी में ज्यादातर होता क्या है, हाउ टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द वैल्यूज। और जब हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की बात करेंगे तो वी विल डिस्कस दैट। ओके, अब मैं थोड़ा सा आगे आपको लेके चलता हूं। कोई आपसे अगर ये पूछ ले कि व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तो चलो हमने भी कंस्ट्रेंट्स के बारे में सीखा कि दीज आर द कंस्ट्रेंट्स, तो लेट अस स्टार्ट विद सम यूजफुल, क्योंकि इसमें भी बच्चे एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को भी बड़ा ध्यान से स्टडी कीजिएगा। ओके, if somebody asks you what is LP, तो note it down. LP is a tool, note कर लीजिए, which is used in decision making। किसमें यूज होती है बच्चे? इसमें डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वांटिटी subject to constraints। कंस्ट्रेंट्स का मतलब है किसी भी वैल्यूज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना अंडर सर्टेन कंडीशंस, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे? एलपीपी बोल देते हैं। अब थोड़ा सा आगे आइएगा, कुछ नॉर्मल से पॉइंट ले रहा हूं। Z, इसकी वैल्यू नॉर्मली ax प्लस बी वाई समथिंग होती है, और हम इसको क्या डिफाइन करते हैं? ठीक, जब हम इसकी वैल्यूज पे आते हैं, लेट z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई, तो हाउ वी विल डिफाइन इट, हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, या क्या इसका नाम लेते हैं, या किस तरह से इसको प्रॉब्लम्स में लेते हैं? तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। क्या डिफाइन करते हैं बच्चे? ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये वो चीज है जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। ठीक, और इसमें ये जो x और y होते हैं, दे आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। ये छोटी छोटी चीजें नोट कर लीजिए, एमसीक्यू में कई बार ऐसी चीजें कुछ पूछ लेता आपसे। ओके, दीज आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। अब कैसे? जैसे अभी हमने कहा था कि हम फर्स्ट वाले आइटम को x सपोज करेंगे, सेकंड वाली आइटम को क्या करेंगे? y सपोज करेंगे। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। दूसरा, इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ओके, दूसरा बच्चे हमने किया था डिसीजन, सॉरी, पहले वाला तो हमने किया था डिसीजन वेरिएबल, तो दूसरा हम जो अभी कर रहे हैं उसका नाम है कंस्ट्रेंट्स। ओके, क्या है बच्चे? लीनियर इनक्वालिटीज। अब मैं सही वर्ड पे आ गया जो आपने 11th में रीड किया। लीनियर इनक्वालिटीज और
in equation or restrictions on variables. इनको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट्स। यानी उस पे जब हम कोई कंडीशंस लगाते हैं, जैसे अभी हमने कहा था कि लेस देन 350 होना चाहिए, मोर देन दिस होना चाहिए, तो दीज आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। जैसे अभी अपने पास आई थी, मैं जिनको अभी शेड करूंगा, दीज आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। ये आपको गिवन कंडीशंस होती हैं 1 2 एंड 3, जिसको हम लीनियर इनइक्वेशंस में क्या कर लेते हैं? डिफाइन कर लेते हैं। ओके। थर्ड वन जो आपके पास मैं चीज डिफाइन करने जा रहा हूं, या जिसकी हमें जरूरत रहती है क्वेश्चंस में, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम। आपको कहेगा ऑप्टिमाइज इट या ऑप्टिमाइज इट या ऑप्टिमम वैल्यूज। ऑप्टिमम वैल्यूज का मतलब होता है बच्चे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। देखो, एक तो होता है ना कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू और फाइंड मिनिमम वैल्यू, वो तो एक अलग चीज होगी। और अगर वो कह दे ऑप्टिमाइज दिस, तो ऑप्टिमाइज दिस का मतलब है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकालो और उसकी क्या निकालो? मिनिमम वैल्यू भी निकालो। ठीक, तो इसको ऑप्टिमम वैल्यू भी कह देते हैं, इनको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी कह देते हैं। ठीक, अल्टीमेटली हम इस डिसीजन पे हैं कि ऑप्टिमम वैल्यूज का ये हमारे पास क्या रहता है? मीनिंग रहता है। नेक्स्ट आ जाइए, छोटी छोटी टर्म्स हैं जिसके बारे में आपसे डिस्कस किया जा सकता है। पॉइंट फोर्थ, सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन तो आप जानते हैं बच्चे, हम x और y की वैल्यू एंड में डिसाइड करेंगे विच विल ऑप्टिमाइज आवर क्वेश्चंस। जब हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमारे क्वेश्चंस को मैक्सिमम या मिनिमम करेगी, जैसे अभी मैंने ग्राफ में बताया, ये देखिए इस पॉइंट में x की वैल्यू 0 4 0 2 1 0 और यहाँ पे भी कुछ आएगी, तो इसमें से कोई वैल्यू मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगी, कोई वैल्यू मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगी। तो इनको हम अल्टीमेटली क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस डिफाइन करते हैं, यानी वैल्यू ऑफ x और y। अच्छा, ये मेरे को आप बताएंगे, अभी अभी आपको बता के आया था। फिजिबल, हाँ जी, कोई भी आप में से बताना चाहे, व्हाट इज फिजिबल सॉल्यूशन? सर जो हम बाउंडेड रीजन में निकालते हैं। बिल्कुल ठीक, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं बच्चे, एनी सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, एनी सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी satisfy, okay, restrictions is called feasible। या बाउंडेड रीजन के अंदर जो भी पोर्शन आएगा दैट इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, अब एक चीज और देख लीजिएगा बच्चे, इसमें इसको भी नोट करना आपने। वन इज कॉल्ड कन्वेक्स सेट, और इसको हम सेकंड लैंग्वेज में बोल देते हैं पॉलीगॉन। फिर से चेक कीजिए जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, कन्वेक्स सेट, या हम इसको क्या डिफाइन करते हैं? पॉलीगॉन। किसी को याद है, आपने 8th क्लास में रीड किया होगा बच्चे, किसी को भी याद हो? Sir, having 5 sides. हैविंग
चलिए, नहीं वो तो बच्चे बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब मैंने कहा था ना फिजिबल, तो फिजिबल का मतलब होगा कि ये सभी तरफ से स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड होगा। चेक कर लीजिए, ये सभी तरफ से स्ट्रेट लाइन से क्या होगा, बाउंडेड होगा ना। जैसे मैं अभी बना रहा हूं 1 2 3 एंड 4, साइड 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, तो ये तो होगी पॉलीगॉन। क्या होगी, पॉलीगॉन। ओके, बन गई ना एक। अगर आप इस पूरी फिगर को देखो, अब एक चीज देखिए, मैं इसको हटा देता हूं जो इसके आसपास है, अब नोटिस की, ये पॉलीगॉन बनी ना, जो फिजिबल रीजन था। अब पॉलीगॉन 4 साइडेड भी हो सकती है, 5 साइडेड भी हो सकती है, 6 साइडेड भी हो सकती है, 3 साइडेड भी हो सकती है। ओके, तो दिस इज अ पॉलीगॉन। अब अगर देखिए, अब मैं इसको कन्वेक्स सेट कब बोलूंगा, ठीक, ये नोट करने वाली बात है बच्चे, जो मैं यहां पे आपको बताना चाहता था। देखिए, तो इस पॉलीगन को हम बोलेंगे कन्वेक्स सेट। इट मींस दैट वी टेक एनी 2 पॉइंट्स इन द सेट, द लाइन जॉइनिंग देम आल्सो लाइज इन द सेट। अब देखिए कि मैं इसमें से कोई भी 2 पॉइंट लूं बच्चे, कोई भी 2 पॉइंट, सपोज कीजिए मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लिया, तो इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी वो सोल्यूशन के अंदर ही आएगी, इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी वो सोल्यूशन के अंदर ही आएगी, इनको जो किसी भी पॉइंट को आप ज्वाइन कीजिए तो वो लाइन क्या आएगी, सॉल्यूशन के अंदर ही आएगी। तो इनको हम बोलते हैं कन्वेक्स सेट। अब देखिए कन्वेक्स सेट होता कैसे नहीं, सपोज कीजिए आपका जो बाउंडेड रीजन है ऐसे आ, ठीक, ये आपका बाउंडेड रीजन है। ओके, अब अगर आप यहां पे कोई भी पॉइंट लेंगे, इसको और इसको ज्वाइन करेंगे, तो ठीक है सॉल्यूशन के अंदर भी हो सकता है, बट अगर आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये आपके फिजिबल रीजन से बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब इस पॉलीगॉन को बोलते हैं बच्चे कन्वेक्स, और इसको हम कहते हैं नॉट कन्वेक्स। याद रखना, कभी 1 नंबर का ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपसे, ठीक। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स सेट, क्योंकि अगर आपका सॉल्यूशन फिजिबल होगा तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई पॉलीगॉन बनाएगा, और अगर पॉलीगॉन बनेगी तो नेचुरल है उसमें वो पूछेगा कि इज इट कन्वेक्स और नॉट कन्वेक्स। कन्वेक्स का मतलब आप उसके किसी भी कॉर्नर पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो इट विल डेफिनेटली लाई विद इन द फिजिबल रीजन, वो इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर चला गया तो नॉट कन्वेक्स, और अगर अंदर ही रहा तो दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स। ये कुछ बेसिक्स थे किसके बारे में, एलपीपी के बारे में। अब आपका अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एनीवन, सभी आप ओपन हैं?